देश की राजनीति में हरियाणा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हरियाणा में जब सियासी हलचल घटित होती है तो उसकी आवाज, उसकी आहट दिल्ली तक पहुंचती है और ऐसा ही कुछ प्रतीत होता हुआ अब नजर आ रहा है। दर्शकों, याद कीजिए 2014 का वो वक्त जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में देश भर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। हरियाणा के तमाम मुद्दों को उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर विधानसभा चुनाव के दौरान ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब हरियाणा विकास के एक नए आयाम स्थापित करेगा। हरियाणा ने वो 10 साल का दौर देखा है, भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल भी देखा है और इस शासनकाल के दौरान आई उन मुश्किलों को भी देखा है। विशेष तौर पर बात करें तो किसान आंदोलन, जो कि 13 महीने तक दिल्ली की सरहदों पर जस का तस बना हुआ था, उस किसान आंदोलन की लपटों ने न सिर्फ यहाँ पर हरियाणा बल्कि आसपास के राज्यों को भी प्रभावित किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जनसभाओं से ये आश्वासन देते नजर आए कि वर्ष 2022 तक देश के किसान की आय को दोगुनी कर दिया जाएगा। लेकिन देश का किसान इस वक्त बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया है। बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर तमाम रणनीतियां तैयार कर रहा है। शासनकाल से खुश कुछ तबका नजर नहीं आ रहा है, कुछ वर्ग यहाँ पर साफ तौर पर नाखुश नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान किसानों को जो उम्मीदें थी, कहीं ना कहीं उन उम्मीदों पर बीजेपी खरा नहीं उतर पाई। केंद्र सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं जारी की गई, लेकिन किसानों का ये कहना है कि जिस वक्त डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है तो उसके बिना किसान की तरक्की नहीं हो सकती। लिहाजा इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनसे इस्तीफा मांग लिया जाता है। नायब सिंह सैनी की ताजपोशी कर दी जाती है। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की मौजूदगी भी वहां पर रहती है और तमाम बड़े संगठन के नेता यहाँ पर चौंक जाते हैं कि आखिरकार नायब सिंह सैनी को किस आधार पर चीफ मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन यहाँ पर ये नाराजगी जो थी ये फूट करके उस वक्त सामने आती है जब अनिल विज जैसे दिग्गज नेता नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद नहीं होते हैं। प्रोफेसर रामविलास शर्मा जैसे नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमने बीजेपी के कमल के फूल को खिलाने की शुरुआत की थी और इस वक्त वो बीजेपी का फूल तोड़ करके कोई और ले जा रहा है। हमने संगठन को मजबूत करने का लगातार प्रयास किया है। लेकिन ये 5 साल जो हैं ये बीजेपी के लिए इतनी आसान नहीं थी अकेले सरकार चलाना। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत ना मिल पाने के कारण उस वक्त की महज 10 महीने पुरानी पार्टी और जो 10 सीटें जीत करके आई थी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। मजबूत सरकार चलाते रहे दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर 4.5 साल तक। लेकिन 2 लोकसभा सीटों को लेकर के दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया। भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा डैमेज हुआ, क्योंकि 5 लोकसभा सीटें गंवानी पड़ गई। कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि 5 लोकसभा सीटों पर हमने जीत दर्ज कर ली है, आधे हरियाणा को फतह कर लिया है और लोकसभा चुनाव में आधा हरियाणा जो हाफ हो गया है, ये हरियाणा आगामी वक्त में बीजेपी के लिए साफ हो जाएगा। ये बड़े दावे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा चुनाव की शुरुआत से पहले ही एक नई चिंगारी को यहाँ पर हवा दे दी। वो नई चिंगारी इस तरीके से है दोस्तों कि जिस तरीके से यहाँ लगातार दुष्यंत चौटाला ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन करना मेरे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल थी और वो भूल इस कदर साबित हुई कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के दौरान जननायक जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। विधानसभा का चुनाव ताऊ देवीलाल के विचारों पर चलने की बात करने वाले दुष्यंत चौटाला ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब ताऊ के विचारों के संघर्ष की लड़ाई है। इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे
सीने पर गोली खाएंगे और हरियाणा के किसान कमेरे वर्ग की आवाज को उठाएंगे। यानी कि दुष्यंत चौटाला जिस चौटाला परिवार से आते हैं, जिस लेगेसी से आते हैं, उस लेगेसी का फायदा उठाने के लिए एक बार फिर से कमर कस चुके हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक मौका प्रस्त पार्टी है। जिस वक्त हरियाणा की सत्ता यहां से बीजेपी के हाथ से छिटकती हुई नजर आ रही थी, उस वक्त बीजेपी ने पलकें बिछाई और दुष्यंत चौटाला का स्वागत किया। लेकिन जब दुष्यंत चौटाला के राजनीतिक आधार की बात आई तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने मुंह फेर लिया। दर्शकों, इस विधानसभा चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला एक और भी बड़ा दावा करते नजर आ रहे हैं। उनका यह कहना है कि 2019 की तर्ज पर 2024 में भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा का ताला जेजेपी की चाबी ही खोलेगी। बड़े दावे कर रहे हैं। आखिरकार क्या आने वाले वक्त में दुष्यंत चौटाला किसी तरीके के फिर यहाँ राजनीतिक गठबंधन की कोई तैयारियां कर रहे हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी का बुरा हाल हरियाणा में हुआ है, बुरा हश्र हुआ है। दुष्यंत चौटाला जो कि लगातार किसानों की राजनीति करते हुए नजर आते हैं, किसानों के दिलों में जगह बनाने में पूर्णतः नाकाम रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिशें कर रही है कि आखिरकार हरियाणा में विधानसभा चुनाव को यदि जीतना है तो बड़े जाट चेहरों को कांग्रेस पार्टी से या अन्य दलों से निकाल करके बीजेपी में शामिल कर लिया जाए, जिसका सियासी लाभ उठाया जा सके। लेकिन इस लोकसभा चुनाव के वक्त पर यह देखने को मिला कि इस वक्त जो चुनाव है वो पार्टियां नहीं लड़ रही, बल्कि खुद जनता सत्ता के सामने आकर चुनाव लड़ रही है। हमने देखा कि रोहतक से जो अप्रत्याशित जीत दीपेंद्र हुड्डा को इतनी बड़े मार्जिन से हासिल हुई, सिरसा से कुमारी सैलजा को जीत मिली। ये जीत दर्शाती है कि किस तरीके से हरियाणा में परिवर्तन की लहर चलती नजर आ रही है। इन चीजों को नकारा नहीं जा सकता कि बीजेपी को 50% सीटों और करीब 12% वोट बैंक का नुकसान हुआ है, जबकि ये ग्राफ कांग्रेस पार्टी का बढ़ता हुआ इस चुनाव में नजर आया है। तो क्या दुष्यंत सिंह चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे? क्या विधानसभा चुनाव में इन दोनों राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं, उन कोशिशों के आधार पर बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं कुठाराघात करने का प्रयास कर रही है। देखना ही होगा कि हरियाणा की राजनीतिक फिजाएं किस तरीके से बदलती नजर आती है, क्योंकि अनिल विज को दिल्ली तलब किया गया और राव इंद्रजीत सिंह ने बगावती सुर दे दिए कि यदि मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाता है तो फिर मैं कोई बड़ा फैसला लूंगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक आधार को साधने के लिए मैं एक किसी राजनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रहना चाहता हूं। मेरी आवाज को लोग सुनना चाहते हैं, मेरे काम को लोग देखना चाहते हैं और मैं हरियाणा की सबसे बड़ी कुर्सी की लड़ाई को अब आने वाले वक्त में लड़ता हुआ नजर आऊंगा। राव इंद्रजीत सिंह की बात करें तो 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल थे, भाजपा में शामिल है, इस वक्त तीसरी बार चुनाव जीते हैं और अब देखना ही होगा कि राव साहब क्या कोई बड़े फैसले लेते हुए नजर आते हैं और क्या बीजेपी का एक और बड़ा विकेट विधानसभा चुनाव से पहले गिरने वाला है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।